दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद केवट एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए नॉलेज के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लेबर लॉज के बारे में। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने बहुत सारे रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के चैप्टर्स कवर किए हैं। तो आज उसी की सीरीज़ में एक नया चैप्टर मैंने शामिल किया है। उस चैप्टर में लेबर लॉज के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। जैसा कि पता है कि ज़्यादातर अब एलडीसी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनमें ऑब्जेक्टिव 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो गया या जो भी डिपार्टमेंटली एलडीसी के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने इस टॉपिक में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक समरी तैयार किया है। तो दोस्तों ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए कभी एग्ज़ाम में बेनिफिट हो सके आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको लेबर लॉज के बारे में जानकारी मिलेगी। अब लेबर लॉ में देखा जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है उनको हम वन बाय वन उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। नेम ऑफ द मशीनरी फर्म इन इंडियन रेलवे टू मेंटेन कॉन्टैक्ट with organized labor to resolve dispute and differences arising between labor and administration। लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक डिस्प्यूट जो हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको रिड्रेस करने के लिए जो एक मशीनरी बनाई गई है उसका नाम क्या है? तो वो होता है दोस्तों PNM, परमानेंट मशीन नेगोशिएटिंग मशीनरी। परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी भी बोल सकते हैं, नेगोशिएटिंग मशीनरी भी बोल सकते हैं, PNM। अब ये PNM क्या होती है दोस्तों? देर आर 3 लेवल आर्म मीटिंग ऑफ PNM। PNM की 3 लेवल की मीटिंग होती है। जो पहला होता है रेलवे बोर्ड लेवल का, दूसरा होता है जोनल लेवल का और तीसरा होता है डिविजनल लेवल का। तो ये 3 टाइम की PNM होती हैं जिसमें अलग अलग मुद्दे लिए जाते हैं। उनके बारे में भी देखिए इन फ्यूचर कोई भी किसी न किसी वीडियो में उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द एक्ट विच एम प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट एनी आर्बिट्रेटरी डिडक्शन। आर्बिट्रेटरी डिडक्शन मतलब जो विवादास्पद जो डिडक्शन होते हैं उनको नहीं होते हैं, उनको कंप्रोमाइज़ करने के लिए और प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर पेमेंट के लिए जो एक्ट बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। 1936 में बना था। व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन परमिटेड फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार कितना डिडक्शन किया जा सकता है? तो ये डिडक्शन है दोस्तों 75% ऑफ वेजेस टुवर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अगर कोई लोन वगैरह अगर एम्प्लॉय ने लिया है तो उसके अगेंस्ट में 75% ऑफ वेज का किया जा सकता है। अदरवाइज 50% ऑफ वेज दूसरे जितने भी केसेस मतलब उसके अलावा तो 50% से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। तो नेम द एक्ट मेड द इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो जो उसके लिए अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका जो शोषण होता है उसको कम करने के लिए द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाया गया। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली थी उसके जस्ट बाद ये एक्ट बना दिया गया था, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1947। व्हेन वाज द वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट इन फोर्स। ये कब से लागू हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 1 जुलाई 1924 से। काफ़ी पहले से ये इंडिपेंडेंस से पहले से 1924 से चालू है, 1 जुलाई 1924 से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन अ पर्सनल इंजरी कॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट कंपेंसेशन इन द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय एक्ट। एक पेन ले लेते हैं। तो ये रहेगा तो टोटल और परमानेंट डिसेबल ऑफ वर्कर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 डेज। मतलब ऐसी कोई डिसेबिलिटी जो परमानेंट हो या पार्शियल हो लेकिन उससे 3 दिन के मतलब ज़्यादा का टाइम लगता है उसको रिकवर होने के लिए। अगर 3 दिन के भीतर रिकवर हो जाता है तो उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। व्हाट इज़ द सीलिंग ऑफ एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अंडर 124 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 में? तो ये है 25 लाख मैक्सिमम सीलिंग।
व्हाट इज द कंपेंसेशन एक्ट अंडर द कंपेंसेशन अंडर द ECA इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय का अगर डेथ हो जाता है तो उसमें कंपेंसेशन क्या रहेगा, तो रहेगा दोस्तों उसको 50% ऑफ वेजेस मल्टीप्लाई बाय एज फैक्टर आर 1,20,000 विच एवर इज मोर, जो भी आएगा या तो इसका कैलकुलेशन या फिर इसका कैलकुलेशन, जो ज़्यादा रहेगा वो अमाउंट उसको पेएबल रहेगा। व्हेन डिड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कम इनटू इफेक्ट, 1948 कब से इफेक्ट में आया था, तो 48 में तो ये इनेक्ट हुआ था, तो स्वाभाविक 49 में 1 अप्रैल 1949 को जो है 1 अप्रैल 1949 को इन फोर्स में आया था ये। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्कर्स, ये डेट वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठते हैं तो ये डेट का थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फैक्ट्री, फैक्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कितने एम्प्लॉय की मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें है दोस्तों या तो 10 एम्प्लॉय हो जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर के अगर काम कर रहे हैं तो 10 एम्प्लॉय, और अगर विद पावर अगर कर रहे हैं तो 10 एम्प्लॉय, और 20 वर्कर अगर कर रहे हैं काम तो विदाउट पावर के लिए 20 वर्कर हो। हाउ मेनी वुमेन शुड बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री फॉर प्रोविजन ऑफ ट्रेंचेज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन एम्प्लॉय, के जो बच्चे हैं उनको झूले की जो व्यवस्था होती है तो उसके लिए कितने वुमेन एम्प्लॉय होना चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम 30 वुमेन एम्प्लॉय होना चाहिए। नेम ऑफ द लॉ ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन रेलवे, तो ये इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट के डिस्प्यूट के लिए रेलवे में कौन सा लॉ है, तो ये आ जाएगा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास्ड, 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट कब पास हुआ था, तो 1 जून 1927 को ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। 26 में तो ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था, लेकिन इनफोर्स 1927 से हुआ था। हाउ मेनी पर्सन्स कैन फॉर्म एन एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, तो इसके लिए दोस्तों कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए, 7 मेंबर्स, और ज़्यादा हो सकते हैं इससे, तो 7 और मोर उसका आंसर रहेगा। द नेम द ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी फॉर रेलवे में ऑनलाइन एक ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, तो उसका नाम है निवारण। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस और निवारण, निवारण में मैक्सिमम पीरियड में कितने दिनों में ग्रीवेंस को रिड्रेसल कर दिया जाता है, तो दैट इज 30 डेज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द लीव सैलरी पेड टू IOD केसेस, जो इंजर्ड ऑन ड्यूटी जो केसेस होते हैं उसको कितनी सैलरी लीव सैलरी पे की जाती है, तो उसके लिए दोस्तों 2 कंडीशन है। फर्स्ट 120 डेज के लिए तो उसको LAP के इक्वल टू LAP जो लीव एवरेज पे जो पे मिलती है उतना, और अगर बाकी रिमेनिंग वो पीरियड अगर लंबा जाता है तो दैट वुड बी ऑन बेसिस ऑफ हाफ LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे जो मिलती है उसके इक्वल टू उसको पे किया जाएगा। इसमें जो छुट्टी जो मतलब जो जितना पीरियड छुट्टी पे जाता है उतना पीरियड रेलवे की इसकी सैलरी से डिडक्ट नहीं होता है, वो अपने उसी में से कटेगा। व्हाट आर द रेस्ट रूल ऑफ रनिंग स्टाफ, रनिंग स्टाफ का रेस्ट रूल क्या है, तो रनिंग स्टाफ के लिए 16 आवर्स तो हेडक्वार्टर में और 8 आवर रेस्ट इन आउट स्टेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ डिफरेंस केसेज ऑफ एम्प्लॉय टू द रेलवे सर्वेंट, तो 42, देखिए 3-4 कैटेगरी होती है दोस्तों इसमें, इंटेंसिव होती है, कंटिन्यूस होती है, एक इसेंशियल इंटरमिटेंट होती है और एक एक्सक्लूडेड होती है। तो अगर 4 कैटेगरी होती है तो इसमें 42 है इंटेंसिव में, 48 कंटिन्यूस में, 72 EL में, और जो एक्सक्लूडेड है उसमें कोई आवर्स का फिक्स नहीं रहता है, जो सुपरवाइज़र ग्रेड के जो इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र उनका आवर्स नहीं उसमें मतलब एक प्रिस्क्राइब आवर्स नहीं है, उसके लिए उनकी ड्यूटी का कुछ शेड्यूल नहीं रहता। तो ये 4 कैटेगरी है। हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप्ड रेलवे एम्प्लॉय, ऐसा एम्प्लॉय जो कि ब्लाइंड हो या फिर ऑर्थोपेडिक मतलब उसका जो कुछ डिसेबली हो, चलने में, पैर में या हाथ में ऑर्थोपेडिकली हो, तो वो उसको कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिया जाता है उसको नॉर्मल का जस्ट डबल दिया जाता है, तो डबल द नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें। आर वुमेन ग्रांटेड CCL फॉर मोर देन 30 डेज इंटाइटल फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कंडीशन होती है कि उसी एम्प्लॉय को दिया जाता है अगर वो एम्प्लॉय ऑफिस अटेंड करता है, महीने में 1 दिन भी अगर ऑफिस अटेंड किया तो उस महीने का मिलेगा, अदरवाइज अगर पूरे महीने में ऑफिस अटेंड नहीं किया है तो उसको नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा गलत, मतलब नहीं दिया जाएगा उसको।
नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस इन स्ट्राइक एंड लॉकडाउन। अब ये तो स्ट्राइक होना और लॉकडाउन होना, ये दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। तो स्ट्राइक तो जो होगी वो लीगल इश्यूज पे बाकायदा नोटिस देकर, और लॉकडाउन जो होगा वो एम्प्लायर के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा कि स्ट्राइक इज डन बाय द एम्प्लाई, एम्प्लाई करेंगे स्ट्राइक, और लॉकडाउन सॉरी लॉकआउट, लॉकडाउन लॉकआउट इज डन बाय द एम्प्लायर, एम्प्लायर के द्वारा लॉकडाउन किया जाएगा या लॉकआउट किया जाएगा। हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विस। कितने दिनों के लिए कितने दिनों पहले। तो इसका आएगा दोस्तों 6 वीक पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हो पब्लिक सर्विस से। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द ले ऑफ एम्प्लॉइज। क्या है रूल और रेगुलेशन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 19 सेक्शन 25F में दिया हुआ है। आफ्टर अरेंजिंग फ्यूल एंड लाइट ETC ऑन विच बेसिस शुड बी द कैंटीन बी रन। आपने फ्यूल अरेंज कर दिया, लाइट अरेंज कर दी, तो उसके बाद में जो कैंटीन रन की जाएगी वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे रन की जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। व्हाट आर द आवर्स ऑफ वीकली वर्क ऑफ एम्प्लॉय अंडर द फैक्ट्री एक्ट हु इज कंपिटेंट टू इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगा। तो उसके लिए रहेगा 48 आवर्स, तो जो है चीफ वर्क इंस्पेक्टर जो है रहेगा। और व्हाट आर द आवर्स ऑफ वर्किंग, 48 आवर्स जो है उसका पीरियड है जो वर्कशॉप में काम करते हैं 48 आवर्स। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज इट इज़ मैंडेटरी टू ओपन अ बेबी केयर इन फैक्ट्रीज। अगर क्या कंडीशन है तो 30 एम्प्लॉय अगर रहते हैं, वुमेन एम्प्लॉय है, तो वहाँ पर आपको जो है केयर ऑफ फैक्ट्री मैंडेटरी रहेगा, ओपन अ बेबी केयर। ये नेक्स्ट है 29 नंबर। व्हाट आर द नेम ऑफ 2 फैसिलिटीज टू बी गिवन टू द इन द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में कौन सी 2 फैसिलिटीज दी गई हैं। तो कैंटीन और बाथरूम, ये 2 फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट आ जाएगा व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन अ फैक्ट्री इज मैंडेटरी। कब है, जब कम से कम वहाँ पर 500 एम्प्लॉय हो, 500 और मोर और एम्प्लॉय अगर रहेंगे तो वहाँ पर आपको वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ WCA। तो ये आ जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1936। नेक्स्ट आ जाएगा इफ अ वर्कर डाइड बाय एक्सीडेंट ड्यू टू कंज्यूमशन ऑफ एल्कोहल विल ही बी कंपेंसेटेड। तो क्या अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसने एक्सीडेंट होता है उसका और उस समय वो इंटॉक्सिकेटेड था, अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, तो उस कंडीशन में उसको कंपेंसेट किया जाएगा। जी हाँ, जरूर किया जाएगा, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है और डेथ कंडीशन में या परमानेंट डिसेबिलिटी में उसको, चाहे वो किसी भी इंटॉक्सिकेटेड हो या ना हो, उसको कंपेंसेट किया जाएगा। तो द आंसर इज ट्रू। अंडर द WCA द कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के किया जाएगा। नेक्स्ट, इन व्हाट सर्कमस्टांसेज व्हाट द एम्प्लॉइज बी लाइबल टू गिव रिटेलिएशन डिस्पाइट द एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द एम्प्लॉइज ओन फॉल्ट। अगर एम्प्लॉय का खुद का ओन फॉल्ट है तो उस किस कंडीशन में है कि उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ही दिया जाएगा, अगर डेथ या परमानेंट डिसेबलमेंट, उस कंडीशन में उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। व्हेन एन एम्प्लॉय हु रिटायर्ड एज अ पेंटर वर्किंग इन डीजल शेड and after 4 months of retirement he is suffering from TB, then he eligible to give compensation। यस दोस्तों, अगर मान लो उसको कोई पेंटर था और पेंटिंग करते करते उसने जो ड्यूरिंग इन वर्किंग उसको जो है TB हो गई, लेकिन वो रिटायर हो गया था, उसके बाद में TB डिटेक्ट हुई, तो क्या उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो कंपनसेशन दिया जाएगा अगर वो जो डिसीज जो हुई है, इफ़ सिकनेस इज ड्यू टू रेलवे वर्क, अगर वो रेलवे वर्क के कारण उसको सिकनेस आई हुई है, मतलब जो बीमारी हुई है, तो उसको दिया जाएगा। टू विच अथॉरिटी एंड अंडर द व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज मैंडेटरी टू गिव द इन्फॉर्म ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन देना किस कंडीशन, किस अथॉरिटी और क्या है सर्कमस्टांसेस। तो वर्कशॉप इंस्पेक्टर विल बी नोटिफाई, वर्कशॉप इंस्पेक्टर को नोटिफाई किया जाएगा विद इन 48 आवर्स ऑफ द डेट ऑफ द एम्प्लॉई, और इफ़ द पर्सन इज अनेबल टू वर्क आफ्टर द एक्सीडेंट, या तो उसकी डेथ हो जाए या फिर वो अनेबल टू वर्क हो जाए आफ्टर द एक्सीडेंट पर्सन, तो उस कंडीशन में वर्कशॉप इंस्पेक्टर को नोटिफाई कराना पड़ेगा। नेक्स्ट लेते हैं 37 नंबर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल लेबर लॉज। ऑल लेबर लॉज जो इम्प्लीमेंट करती है तो वो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल द लेबर लॉज अंडर द वर्कशॉप एक्ट 1948 who is appointed as a occupier of railway production unit रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का ऑक्यूपायर कौन रहेगा तो WCM CWM चीफ वर्कशॉप मैनेजर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द वर्कशॉप शुड बी वाइट वॉश वर्कशॉप की जो दीवारें हैं उनको वाइट वॉश कितने दिनों में करना चाहिए तो इसका आंसर है दोस्तों हर 14 महीने में उसको वाइट वॉश करना चाहिए तो 14 मंथ लेटर नेक्स्ट how many days years after how many years doors and windows are painted on the inside of the workshop का जो inside में portion में जो window door हैं उनको कितने में सालों में पेंट करना चाहिए तो every 5 years next in the workshop at least how far should be place of drinking water and toilet etc तो कितनी दूर होना चाहिए तो इसका आंसर है दोस्तों 6 मीटर की दूरी पर ये चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए how much work should be done in the canteen and समर व्हेन द एम्प्लॉई आर वर्किंग इन द वर्कशॉप आ जाएगा 250 अगर वर्कर हैं तो वहाँ पर करना पड़ेगा उसको समर में वर्किंग ऑफ वर्कशॉप एटलीस्ट हाउ मेनी एम्प्लॉई हु वर्क इन द वर्कशॉप शुड बी फर्स्ट एड बॉक्स कितने एम्प्लॉई अगर हैं तो वहाँ होना चाहिए तो इसका आंसर है 150 वर्कर हैं तो वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है हाउ मेनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन वर्कशॉप शुड बी इन एम्बुलेंस रूम कितने एम्प्लॉई अगर हैं तो होना चाहिए तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई है तो वहाँ पर एम्बुलेंस रूम होना जरूरी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन अ फैक्ट्री शुड बी द वेलफेयर ऑफिसर का भी जैसा पहले क्वेश्चन आया था 500 एम्प्लॉई अगर है तो वेलफेयर इंस्पेक्टर होना वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है व्हाट इज़ द वर्किंग आवर पर वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट में वर्किंग आवर्स पर वीक कितना होता है 48 आवर्स व्हाट इज़ द वर्किंग पर आवर डे अंडर द फैक्ट्री एक्ट एक दिन में कितने घंटे वर्क हो सकता है लिया जा सकता है इट इज़ 9 आवर अंडर द फैक्ट्री एक्ट हाउ मच टाइम कैन बी टेकन ब्रेक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेस्ट मतलब हाउ मच टाइम कैन बी टेकन ब्रेक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिना रेस्ट दिए कितने टाइम तक उससे कंटिन्यूस काम लिया जा सकता है दैट इज 5 आवर्स नॉट मोर देन 5 मतलब 5 घंटे के अंदर अंदर उसको बीच में ब्रेक देना कंपलसरी व्हाट रेट इज पेड ओवर टाइम व्हेन ड्यूरिंग मोर देन द फिक्स ड्यूटीज अंडर द फैक्ट्री एक्ट तो क्या रेट रहेगा उसका जस्ट डबल वेजेस ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस का डबल किया जाएगा अंडर विच फैक्ट्री वुमेन कैन नॉट बी वर्क ड्यूरिंग द पीरियड तो पीरियड क्या रहेगा जिसमें वुमेन वर्क नहीं करेगी दैट इज 7 PM to 6 AM ओके नेक्स्ट डज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैन ऑल्सो अप्लाई टू द ऑफिसर्स पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई होता है नो ऑफिसर्स पे ये एक्ट नहीं अप्लाई होता है नेक्स्ट 52 नंबर है हाउ मच पनिशमेंट कैन बी गिवन टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रोविज़न गिवन अंडर द फैक्ट्री एक्ट अगर मान लो कोई पर्सन है जो प्रोविज़न दिए गए उनको फॉलो नहीं करता फैक्ट्री एक्ट के तो उस कंडीशन में क्या रहेगा 2 ईयर जेल और 3 लाख रुपीज़ फाइन या फिर दोनों नेक्स्ट ले लेते हैं अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वॉलेंटरी रिटायरमेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिटेंशनमेंट मतलब शॉर्टिंग एम्प्लॉय का जो शॉर्टिंग किया जाता है तो अंडर द डिस्प्यूट एक्ट वॉलेंटरी रिटायरमेंट कम्स क्या वॉलेंटरी रिटायरमेंट उसमें आता है तो नहीं कि इसमें वॉलेंटरी रिटायरमेंट इसमें नहीं आता शॉर्टिंग में कैन एन एम्प्लॉयर डिटरमाइन द 45 डेज वेजेस पीरियड कैन एन एम्प्लॉयर डिटरमाइन क्या कोई एम्प्लॉयर 45 डेज के पीरियड में सैलरी को डिसबर्स करता है या देता है तो ये सही है क्या तो नहीं मतलब महीने में नो सैलरी पीरियड विल नॉट बी मोर देन 30 डेज ओके 30 दिन के भीतर में उसको सैलरी देना जरूरी है व्हाट इज द मैंडेटरी डिडक्शन दैट कैन बी मेड अंडर द सैलरी पेमेंट एक्ट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय तो पीएफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स ये सारी चीज़ें डिडक्शन हो सकती है कैन द क्लरिकल स्टाफ बी डिफाइंड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नो whether the employee in the prescribed grade in the pay band and how is governed by the minimum wages payment act तो नहीं तो ये उसको इसमें प्रेस्क्राइब नहीं किया जाएगा ट्रेड यूनियन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड कब इम्प्लीमेंट हुआ था ट्रेड यूनियन एक्ट 1927 1926 में हुआ था 1927
27 में 1627 को इम्प्लीमेंट इन्फोर्स हो गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, तो ये आया था 1947 में। ये ईयर थोड़ा सा हम कंफ्यूज करते हैं, इनको याद रखना। 1947 में फैक्ट्री एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड 1948 में हुआ था। पहले डिस्प्यूट एक्ट आया, फिर फैक्ट्री एक्ट आया। मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड 1948, मिनिमम वेजेस भी 48 में आया। फैक्ट्री एक्ट भी, मिनिमम वेजेस एक्ट भी। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फीमेल वर्कर कैन अवेल मैटरनिटी लीव अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट? इट इज 26 वीक्स। Which section of Maternity Benefit Act 1961 provide no employer shall knowingly employ a woman in any establishment during the 6th week immediately following the day of her delivery, miscarriage of medical, termination of pregnancy? किस रूल के दौरान कोई भी एम्प्लॉई मतलब वुमेन को अगर इस्टेब्लिशमेंट में 6 वीक में अगर उसका प्रेगनेंसी हुआ तो उसको नहीं रख सकता है? इसका सेक्शन नंबर 4 में इसके बारे में दिया हुआ है कि अगर कितने दिन का उसको 6 महीने से कम की पीरियड में उसको इस्टेब्लिशमेंट में वर्क डिप्लॉय नहीं कर सकता है अगर उसको पता चलता है कि उसकी 6 महीने पहले उसकी डिलीवरी हुई। व्हाट एज ऑफ चाइल्ड इनेबल टू ब्रेक्स फॉर द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन ऑफ नर्सिंग द चाइल्ड एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1960? व्हाट एज ऑफ चाइल्ड इनेबल टू ब्रेक? क्या एज का चाइल्ड होना चाहिए जिसके लिए 2 ब्रेक प्रिस्क्राइब किया है? 15 मंथ, 15 महीने से कम का अगर बच्चा है तो उसको 2 ब्रेक में उसको चाइल्ड केयर में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार देना चाहिए। व्हाट इज द मैक्स इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट? कितना एज है अगर मैटरनिटी बेनिफिट को अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो इसका आएगा 1 ईयर दोस्तों। Which section of minimum wages act fix the minimum time piece rate? सेक्शन 3 का 2 नंबर है। सेक्शन डेज ऑफ द फैक्ट्री एक्ट सेज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ फैक्ट्री, सेक्शन 2 का M। विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलर एंड एम्प्लॉइज एक्ट 1917 लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कैंटीन, सेक्शन 16। विच सेक्शन अंडर इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट इंस्ट्रक्ट इक्वल रिन्यूमरेशन ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर फॉर सेम वर्क, सेक्शन 4 में। द टर्म सेम वर्क एंड सेम वर्क ऑफ सिमिलर नेचर इज मेंशन इन द विच एक्ट? इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। द वुमेन कंपेंसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फैक्ट्री, माइंस, रेलवे, इन पर अप्लाई होता है। विच सेक्शन ऑफ द मिनिमम वेजेज एक्ट फिक्स द मिनिमम वेजेज रेट ऑफ वेजेज पेएबल टू एम्प्लॉई इन एन एम्प्लॉयमेंट? सेक्शन 3 में है, इसके बारे में दिया हुआ है। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डिफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में? इनमें से कौन सा नहीं है ऑब्जेक्टिव में? तो जो ग्रेजुटी मिलती है उसको वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। द पर्सन हु इमीडिएट्स एंड प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज कॉल्ड एज? जो पर्सन मीडिएटर का काम करता है प्रमोट और सेटलमेंट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए, उसको बोलते हैं कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ बीइंग एलिजिबल एज एन चाइल्ड अंडर द चाइल्ड लेबर लॉ प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में 14 ईयर का एज दिया हुआ है। विच एक्ट चाइल्ड लेबर लॉ प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 डिफाइन द टर्म चाइल्ड? सेक्शन 2 का 2nd नंबर उसको डिफाइन करता है। सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1947 सेज अबाउट वेलफेयर ऑफिसर के बारे में? कौन से फैक्ट्री एक्ट 1947 में सेक्शन नंबर 49 में वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ही मेरी वीडियो एंड होती है। इतने 78 क्वेश्चन मैंने के बारे में इसमें हम लोगों ने चर्चा की। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको करना है तो उसके लिए सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सब्जेक्टिव पढ़े ऑब्जेक्टिव पढ़ना थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता जब तक आप उस चीज़ को सब्जेक्टिव में नहीं पढ़ेंगे। तो पहले इस चैप्टर को आप सब्जेक्टिव में पढ़िए, उसके बाद में अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पर मेरी ये वीडियो एंड होती है दोस्तों। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों मेरा कहना हर बार यही रहेगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, और अगर दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे कुछ लोग मेरे वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक एक इंटरनली एक इनकरेज होता है व्यक्ति। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर कुछ कमी रहती है या कुछ गलती हो जाती है वीडियो में तो उसको ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, ताकि उसको मैं सुधार कर सकूं। तो इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो का यहाँ पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप ईमेल या फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहें तो आपको ये मेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया है। तो इसी तरह दोस्तों इस यहाँ पर वीडियो को समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो मैं आपसे इजाज़त देना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।